और अब आपको अमेरिका की फॉल्स फ्लैग पॉलिसी के बारे में बताते हैं। अमेरिका का ये दहाइयों और दशकों पुराना हरबा है। अमेरिका की सियासत में एक बहुत पुराना और गहरा खेल चलता आ रहा है, जिसे जानकार अक्सर वैग द डॉग कहते हैं। जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने घर में स्कैंडल में या गिरती इकोनॉमी या अपने गिरते पॉपुलैरिटी ग्राफ से परेशान होता है, तो वो अचानक किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर देता है या जंग जैसे हालात पैदा कर देता है। इसका मकसद साफ होता है, मुल्क की आवाम का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर पैट्रियोटिज्म के जज्बात में उलझा देना। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि साल दर साल तारीख लिखने वाले अमेरिकी सियासत की इस चाल और चालाकी को दस्तावेजों में दर्ज कर रहे हैं। वाक़े, जंग, हादसे, वारदातें गवाह हैं। बार बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अमेरिका के कई प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी बचाई और दोबारा हुकूमत भी हासिल की। चलिए अब तारीख के उन्हीं सफहात पर जमी गर्द को साफ करते हैं, जिसमें दर्ज है जंग की झूठी और जासूसी कहानियां। साल था 1964। लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट। लिंडन जॉनसन के सामने 1964 में सबसे बड़ी चुनौती अपनी इमेज को एक कम्युनिस्ट मुखालिफ लीडर के तौर पर पेश करने की थी। उन्हें डर था कि अगर वो नर्म दिखे तो उनके ग्रेट सोसाइटी के घरेलू सुधारों को उनके मुखालिफ रोक देंगे और वो उन्हें आने वाले चुनाव में हरा देंगे। इसी दबाव के बीच अगस्त 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिन की वारदात हुई, जिसमें दावा किया गया कि वियतनाम के जहाज़ों ने अमेरिकी नेवी पर हमला कर दिया है। हालांकि बाद में यह साबित हुआ कि वो हमला या तो हुआ ही नहीं था या फिर जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इस सो कॉल्ड हमले का इस्तेमाल करके लिंडन जॉनसन ने वियतनाम जंग में अमेरिकी फौजों को बुरी तरह से झोंक दिया। जैसे ही जंग की खबरें अखबारों में छाई, मुल्क में हुब्बुल वतनी की लहर दौड़ गई और डोमेस्टिक प्रोटेस्ट ठंडे पड़ गए लिंडन के खिलाफ। नतीजा ये हुआ कि 3 नवंबर 1964 को हुए इलेक्शन में जॉनसन ने तारीखी जीत हासिल की और अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए। उन्होंने इस जंग के दौरान अमेरिकी अवाम को भरोसा दिलाया था कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उनका दोबारा प्रेसिडेंट बनना जरूरी है। रिचर्ड निक्सन का दौर आया। निक्सन के दौरे हुकूमत तो स्कैंडल और माशी बहरान की मिसाल बन गया। 1972 में जब वाटरगेट चोरी का मामला सामने आया तो निक्सन की कुर्सी डगमगाने लगी थी। साथ ही अमेरिकी इकोनॉमी महंगाई और मंदी की दोहरी मार से कराह रही थी। निक्सन को पता था कि अगर वो कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो जांच की आंच उन्हें जला देगी। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए वियतनाम जंग के दौरान ही पड़ोसी देश कंबोडिया पर बमबारी कर दी। निक्सन ने कंबोडिया और वियतनाम में मिलिट्री अग्रेशन को इस तरह पेश किया जैसे वो अमेरिका की डिग्निटी की हिफाजत कर रहे हैं। निक्सन की इस चाल ने काम किया और अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे खड़ा हो गया। इसी माहौल के बीच 7 नवंबर 1972 को इलेक्शन हुए, जिसमें निक्सन ने एक बार फिर जबरदस्त जीत दर्ज की। हालांकि बाद में वाटरगेट स्कैंडल इतना गहरा गया कि उन्हें 1974 में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जंग के दम पर दोबारा हुकूमत पाने का उनका दांव उस वक्त कामयाब रहा था। अक्टूबर 1983 में लेबनान के बेरूत में हुए बम धमाकों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 241 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। रीगन सरकार की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही थी। ऑपोजिशन उन पर हमलावर था और अवाम में बेहद गुस्सा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए रीगन को फौरन किसी ऐसी जीत की जरूरत थी जो बेरूत के जख्मों पर मरहम लगा सके। बेरूत हमले के ठीक 2 दिन बाद रीगन ने एक छोटे से मुल्क ग्रेनाडा पर हमला कर दिया। दलील दी कि वहां रह रहे अमेरिकन जो मेडिकल स्टूडेंट को खतरा है और वहां कम्युनिज्म फैल रहा है। 1 हफ्ते से भी कम वक्त में अमेरिका ने वहां जीत दर्ज कर ली और इसे एक बार फिर मिलिट्री फतह के तौर पर पूरे अमेरिका में पेश किया गया। बेरूत की नाकामी को लोग भूल गए और रीगन को एक बार फिर स्ट्रॉन्ग डिफेंडर बनकर उभरे। इसी लहर का फायदा उन्हें 6 नवंबर 1984 के इलेक्शन में मिला, जहां
उन्होंने 50 में से 49 स्टेट जीतकर दोबारा हुकूमत पर कब्जा किया। और अब बात अमेरिका के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट की। बिल क्लिंटन का नाम तो दुनिया की जबान पर आज भी है। यह नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर कम, मोनिका लुइस के स्कैंडल से ज्यादा याद किया जाता है। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हुई। 1998 में जब इस स्कैंडल की जांच और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शबाब पर थी, तब क्लिंटन ने अचानक सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। लोगों ने इसे सीधा सीधा ध्यान भटकाने वाला हमला बताया। इसके कुछ ही वक्त बाद ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के नाम से इराक पर भी 4 दिनों तक भारी बमबारी की गई, वो भी ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस में क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट पर बहस होनी थी। हालांकि क्लिंटन को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना था क्योंकि उनके 2 टेन्योर पूरे हो रहे थे, लेकिन इन हमलों ने उनकी अप्रूवल रेटिंग को गिरने से बचा लिया। जंग और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने अपनी पर्सनल इमेज पर लगे दाग को धोने की कोशिश की। उनके हामियों ने तर्क दिया कि प्रेसिडेंट मुल्क की सिक्योरिटी में लगे हैं और उनकी जाती जिंदगी को तूल देना गलत है। इस तरह उन्होंने भारी तनाजात के बावजूद अपना टेन्योर पूरी इज्जत के साथ पूरा कर लिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति बने तो उनकी जीत खुद तनाजों में थी, क्योंकि फ्लोरिडा के वोटों की गिनती पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। 2001 में .com बबल फूटने से इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद बुश ने पूरी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी बदल दी। उन्होंने इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन होने का दावा किया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। 2003 में बुश ने इराक पर हमला कर दिया, जिसका असली मकसद तेल पर कब्जा और डॉलर की ताकत बनाए रखना था, ऐसा माना जाता है। इस जंग ने अमेरिकी अवाम का ध्यान मंदी और इलेक्शन कंट्रोवर्सी से हटाकर टेररिज्म के खिलाफ जंग पर लगा दिया। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को अरबों डॉलर के ठेके मिले और बुश की शोहरत अचानक बढ़ गई। इसी जंग के माहौल का फायदा उठाते हुए 2 नवंबर 2004 को हुए इलेक्शन में बुश ने जीत हासिल की और दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे। बाद में पता चला कि इराक में ऐसे कोई हथियार नहीं थे, लेकिन तब तक बुश अपना काम कर चुके थे। इस बार ईरान जंग से पहले भी अमेरिका के हालात यही कहानी सुना रहे थे। ट्रंप और उनके बिलियनियर फ्रेंड्स एप्स्टीन फाइल्स में उलझने लगे। खुद मिस्टर प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी का नाम भी इस फाइल में उछलने लगा। दूसरे और सफेद पोशों के दामन पर भी एप्स्टीन के फाइल के छींटे कालिक पोतने लगे। दूसरी तरफ पूरे अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर अवाम सड़कों पर उतरने लगे और अमेरिका की मईशत 39 ट्रिलियन डॉलर के भारी कर्ज के बोझ में दबने लगी। अमेरिका फर्स्ट का बबल फूटने लगा तो अपनी सारी मुश्किलों का एक हमले में हल निकालने के लिए 28 फरवरी को ईरान पर ऐसा हमला किया कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, दुनिया में तबाही आ गई। लेकिन इस बार ये फॉल्स फ्लैग काम नहीं आया। अमेरिका की सदियों पुरानी फॉल्स फ्लैग वाली चाल उल्टी पड़ गई। इस बार ट्रंप को जंग छेड़कर भी राहत नहीं मिली। जंग के दौरान अमेरिका में अवाम के प्रोटेस्ट, आर्मी चीफ के साथ आधा दर्जन टॉप कमांडर्स का इस्तीफा, जंग में उलझी हुई अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, व्हाइट हाउस और पेंटागन में खींचतान, एक दूसरे पर जंग के इल्जामात के तीर चलाना, नेटो कंट्रीज का साथ छोड़ देना, अरब मुल्कों का मुंह मोड़ लेना, ये जाहिर करता है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार दुनिया समेत अमेरिका की आवाम ट्रंप से जवाब मांग रही है और ट्रंप ईरान से सीधे बात करने को तरस रहे हैं। ट्रंप को इस जंग की जीत का ऐलान करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है इस वक्त।